जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9th साइंस के अंतर्गत चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा आज का 4th पार्ट है। प्रीवियस 3 पार्ट में हमने परमाणु क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, मोल संकल्पना क्या है और मोल संकल्पना से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अणु, आयन और किसी भी यौगिकों में तत्वों का क्या अनुपात होता है और उस अनुपात को कैसे हम ज्ञात करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने परमाणु यानी कि एटम के बारे में जाना, परंतु क्या आप जानते हैं कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कभी भी परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते तो वह किस रूप में रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु अणु, आयन या फिर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं और यही परमाणु अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर यानी कि आपस में मिलकर द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य कहने का मतलब द्रव्य की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस बनाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर उनका अनुभव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में। तो आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि अणु यानी कि मॉलिक्यूल होते क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो कि आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा ये आपस में परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि अणु को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अणु यानी कि मॉलिक्यूल किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उन यौगिकों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, परंतु अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अणु होते हैं वह एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आइए हम तत्वों से निर्मित अणुओं के बारे में जानें। तो यदि हम बात करें तत्व के अणुओं की, तो तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें आर्गन, हीलियम इत्यादि, ये जो सभी तत्व हैं ये समान प्रकार के या फिर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इसी प्रकार से आप तत्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आपसे तत्व की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। अब यदि अणुओं के निर्माण में दो परमाणु भाग लेते हैं तो ऐसे अणु को हम बोलते हैं द्विपरमाणुक अणु यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि O2। ठीक इसी तरह यदि तीन परमाणु भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिपरमाणुक अणु, जैसे कि ओजोन। परंतु यदि हम बात करें कुछ और अणुओं की, जैसे कि बात करें कार्बन अणु की, तो कार्बन अणु की संरचना सरल नहीं होती क्योंकि यह समान प्रकार के अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसलिए कार्बन अणु को हम बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। यहाँ पर टेबल में मैंने आप सभी के लिए कुछ तत्वों की परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी दे रखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तत्वों में धातु और अधातु दोनों आते हैं। आप जब क्लास 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूंगा तत्व के प्रकार में। तो यहाँ पर देख सकते हैं तत्वों के प्रकार में धातु और अधातु दोनों दिए गए हैं। अधातु में देखें तो आर्गन जो कि एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है। वहीं बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की, तो ये सभी द्विपरमाणुक है। और फास्फोरस जो है ये चतुष्परमाणुक है, आप इसको याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और सल्फर जो है वह एक बहुपरमाणुक है। वहीं बात करें हम धातुओं की तो याद रखिएगा कि जितने भी धातु होते हैं वो सभी एक परमाणुक होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यौगिकों के अणु यानी कि यौगिकों के बारे में। तो यौगिकों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं यानी कि यौगिक होते क्या हैं?
तो यदि हम बात करें यौगिकों के अणु यानी कि यौगिक की, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ने से यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो तत्व होते हैं वे समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो यौगिक होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा कि जो यौगिक होते हैं उनमें जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। तो आइए मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूँ। जैसे यदि हम बात करें जल की, तो जल एक यौगिक है क्योंकि यह दो भिन्न प्रकार के तत्वों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात होते हैं 1/8। तो ये कैसे आता है? तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। अब हमें करना क्या है? द्रव्यमान अनुपात में इनके परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है, जिससे कि हमें जल में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम द्रव्यमान अनुपात में परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं तो हाइड्रोजन में आता है 1 और ऑक्सीजन में आता है 1/2। अगर हम इसे सरल अनुपात में बदलें तो आएगा 2/1। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन की, यानी कि आयन क्या होते हैं। तो धातु एवं अधातु जिन आवेशित कणों से बने होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। तो यदि हम बात करें आयन की, तो आयन पे उपस्थित आवेश के कारण इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऋण आवेशित कण, जिन्हें हम ऋणायन कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनायन कहते हैं। वहीं दूसरा है धन आवेशित कण, जिसे धन आयन इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में आपको धन आयन रूप में Na पॉजिटिव और ऋण आवेश के रूप में आपको क्लोराइड आयन देखने को मिलेगा। यानी कि NaCl में धन आवेशित कण सोडियम और ऋण आवेशित कण क्लोरीन है। अब आइए समझते हैं कि यह धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वहां पर धन आवेश बनता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहां पर ऋण आवेश बनता है। यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर 1 धन आवेश, यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 धन आवेश, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना उस पर धन आवेश बनता है। उसी तरह यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर 1 ऋण आवेश, यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर 2 ऋण आवेश होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें सोडियम, यदि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पर 1 धन आवेश, यदि मैग्नीशियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पर 2 धन आवेश। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, यदि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश, यदि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश बनता है। तो ये था आयन। तो आयन के बारे में आप क्लास 10th में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।